मेरे बेटा लास्ट न्यूमेरिकल हुआ था क्वेश्चन नंबर, मुझे याद आ रहा है शायद 5, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस का। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि a charge of 2 into 10 raised to minus 9 कूलम is placed at the corner of cube। एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज रखा हुआ है 2 into 10 raised to minus 9 कूलम। 2 into 10 raised to minus 9 कूलम। क्यूब की साइड दे रखी है, मैं पहले ही बता दूं साइड का कोई रोल नहीं है तो मैं लिख भी नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। देखो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। कितना फ्लक्स निकलता है? तो जवाब है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या ये सारा फ्लक्स क्यूब में से जाएगा? कुछ फ्लक्स ऊपर इधर उधर से वेस्ट भी तो हो जाएगा। तो इस कितना फ्लक्स जाएगा वो हमें बताना है। कुछ केमिस्ट्री के लैटिस पॉइंट से मिलता जुलता कंसेप्ट है। जैसे केमिस्ट्री में आपने शायद लैटिस पॉइंट पढ़े होंगे कि जो कॉर्नर वाला होता है वो लैटिस कितने क्यूब के साथ शेयर होता है। यस सर। याद आ रहा है? कुछ है ना केमिस्ट्री में कुछ इस तरह का? मुझे भी लग रहा है कि हाँ है। तो यस सर। यस। तो मुझे आप लोग चल बता दो, बेकार फिर मैं इस पे मेहनत करूं। मुझे बताओ जो कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट होता है क्यूबिकल सेल्स में, कॉर्नर वाला जो लैटिस पॉइंट होता है वो कितनी क्यूब्स में शेयर होता है? 8। सबको पता है बेटा? यस सर। किसी को ना पता हो तो मुझे 5 मिनट लगेंगे, बता दूंगा। जिसे ना पता हो कोई शर्म वाली बात नहीं है, माइक ऑन करो, कह दो सर नहीं मालूम। पक्का पता है? तो इसी तरह से जो एक कॉर्नर का लैटिस पॉइंट है वो 8 सेल्स में शेयर होता है, 8 क्यूब में शेयर होता है। यानी हर क्यूब के अंदर लैटिस का 1/8 पार्ट रहता है। तो इसी तरह से ये चार्ज जो है इसका 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा और 1/8 पार्ट इसके अंदर होगा। यदि इसके लेफ्ट में भी क्यूब होता, ऊपर भी क्यूब होता, इधर भी क्यूब होता, सब तरफ क्यूब होते, तो ये 8 शेल में शेयर होता, 8 क्यूब में शेयर होता। यानी कि चार्ज का 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर है। और यदि 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर है तो फ्लक्स भी 1/8 ही रहेगा। तो फ्लक्स रहेगा 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल में समझ में आ गया। तो 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में Q नोन है, ले काट ही दिया, ज्यादा ही होशियार हो रहा है, ये आ गया। और एप्सिलॉन नॉट भी नोन है 8.85 into 10⁻⁻12। तो जब Q नोन है, एप्सिलॉन नॉट नोन है, तो सॉल्व करके फ्लक्स निकाल लेना। अगला क्वेश्चन। अच्छा चल एक एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, शीट से कोई लेना देना नहीं। यदि ये चार्ज यहां ना होकर के किसी साइड के मिड पर होता, अब अपना लॉजिक लगाओ। मैं तुम लोगों को भाई 2 मिनट फालतू लगा रहा हूं, कुछ एग्जाम में बदल के आ गया तो ये ना कहो कि यार ये कैसे सोचे। आप इसे लैटिस पॉइंट की तरह से सोच करके चलो कि यदि ऊपर भी क्यूब होता, आगे भी क्यूब होता, नीचे भी क्यूब होता और चार्ज यहाँ होता या लैटिस पॉइंट यहाँ होता, तो बताओ एक क्यूब में, बोलिएगा आप लोग यदि जानते हैं, इंटेलिजेंट है। मैंने पहले भी बताया था, आपको नहीं पता चलता, सबके नाम लिख लिख करके आते हैं जब कोई बोलता है, कई बार वीडियो में देखा भी होगा। तो मुझे बताओ ये इसका कितना पार्ट इस क्यूब में शेयर होगा? 1/4। 1/4। सबका ये जवाब? यस सर। तो सही जवाब है, गलत नहीं है, आपने सही जवाब दिया है। और यदि 1/4 होगा तो 1/4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक आखिरी और पूछ लूं और फिर खत्म करूं इस क्वेश्चन को। यदि चार्ज फेस के सेंटर पर होता और इसके आगे भी क्यूब होता, पीछे भी क्यूब होता, ऊपर के क्यूब में तो शेयर ही नहीं है, तब ये चार्ज 2 क्यूब में शेयर होता।
और ऐसे में ये रह जाता 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि फिर भी बाद में वीडियो से पढ़ते समय दिक्कत आए तो मेरा फोन नंबर तो लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कर देना 7088441188 पे, दोबारा बता दूंगा। ये तो हुआ 7th। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है एक स्फीयर में 5000 लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो रही है, 7000 इलेक्ट्रिक लाइन आ रही हैं और 3000 लाइन इमर्ज आउट, 5000 आ रही है। 5000 लाइन एंटर हो रही है और 3000 लाइन इसमें से बाहर जा रही है। तो बताइए इसके अंदर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज। तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है पुरानी वीडियोस में, मैं टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं। जो अंदर आता है वो निगेटिव फ्लक्स, तो निगेटिव फ्लक्स हो गया 5000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और जो बाहर निकलता है वो पॉजिटिव फ्लक्स पहली वीडियो में था, तो वो प्लस का 3000 हो गया, यानी अंदर आने वाला फ्लक्स निगेटिव, बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स आ गया -2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रखते तो चार्ज आ जाएगा। तो यही तरीका है सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, अ पॉजिटिव चार्ज कितना दे रखा है, 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी एट द सरफेस। फ्लक्स डेंसिटी बतानी है सरफेस पर। फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया को। फ्लक्स पर यूनिट एरिया कहलाता है फ्लक्स डेंसिटी। जैसे चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है, एक लाइन के केस में होती है लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो Q अपॉन A। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी पूछा है तो phi अपॉन A। अच्छा phi, बोलो बेटा। सर वेटिंग रूम में आर्यन है, उसको ले लीजिए। ओके ओके बेटा, बिल्कुल श्योर, थैंक यू बेटा। तो ये है फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा फ्लक्स डेंसिटी है phi अपॉन A। अब ये बताओ phi क्या होता है, किसी चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और स्फीयर का एरिया क्या है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसे मैं रीअरेंज करके यहां लिख देता हूं, बेकार वहां जगह खत्म होगी। इसे लिख सकता हूं 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। कैसे, 4π एप्सिलॉन नॉट को तो एक साथ ले लिया और Q अपॉन r² को अलग। तो कई बच्चे कहेंगे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस, यही तो समझाना था। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे यदि सीधे कहें फाइंड फ्लक्स डेंसिटी, और यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है वही बता देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फ्लक्स डेंसिटी है। तो बहुत न्यूमेरिकल आते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी बताओ, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा। यदि आपसे कहें डाइपोल की फ्लक्स डेंसिटी बताओ एक्सियल पे, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ना एक्सियल लाइन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही लेंगे, जिसे Q पता है, R पता है। यदि ये ना भी लिखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लेते 1/4π Q अपॉन r² से। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे भी लिख सकते हो और दिखाना चाहे तो भी दिक्कत नहीं। पहले लिखना फ्लक्स डेंसिटी है फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और एरिया है 4πr²। तो क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब याद रखना है तुम्हें लंबे समय। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा दे रखा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब 2-3 क्वेश्चन, या तो फॉर्मूला याद है तो कर दोगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। तो लाइन चार्ज डेंसिटी है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कई बच्चे कहते हैं कैसे पता लैम्डा है, नहीं ये दे रखा है न्यूटन पर
प्रोड्यूसेस द फील्ड, लैम्डा नहीं दे रखा, वो कह रहे हैं ये लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है इतना एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यहां से 4 सेंटीमीटर दूर, यानी कि आर दे रखा है 0.4 मीटर दूर, तो लाइन से इतना डिस्टेंस पर ये फील्ड है। कैलकुलेट लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताना है। तो 100 बात की एक बात, यदि गॉस थ्योरम की तीनों वीडियो देखी है तो फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए था, और नहीं याद है तो अब कर लेना। ई होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन में आसानी बता रहा हूं। कई बच्चे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 into 10⁻⁻12, आर रखेंगे और पाई रखेंगे, ई रखेंगे, कुछ मत कर। आप 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लो और 2 लैम्डा अपॉन आर लिख लो। देख मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? 2 से 2 कट गया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां भी तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, और ऊपर बचेगा लैम्डा। इससे फायदा क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने से बच गए। अब ये तो दुनिया जानती है 9 into 10⁹। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या पता है? ई और आर पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मालूम है, 2 मालूम है, तो लैम्डा ही तो रह गया, लैम्डा निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 11, चार्ज पार्टिकल is charge particle having a charge -2 into 10⁻⁻6 coulomb is placed close to non-conducting plate having the surface charge density। देखो ना, एक प्लेट है, उस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा दे रखा है। मैं पहले बोर्ड रब कर लूं। इतने में मिटा रहा हूं बेटा। फाई जो होता है, फ्लक्स जो होता है, ई कॉस थीटा, उसमें थीटा किस किस का एंगल होता है? तो जवाब है थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। और नॉर्मल भी हमेशा कौन सा लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल, जो बॉडी से बाहर निकल रहा है वो नॉर्मल। जैसे यदि ये सिलेंडर है, मैं कहता हूं इसका नॉर्मल बनाओ, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कहलाएंगे एरिया वेक्टर। कोई बच्चा कहते सर ये भी तो परपेंडिकुलर है, नहीं लेते यार, नहीं लेते। अब तो याद कर लो, अब तो समझ लो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये cos थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मिटा भी दिया इतने। क्वेश्चन नंबर 11 में ये करेंगे, एक वायर है जिसके पास एक चार्ज रखा है -2 into 10⁻⁻6 कूलम। इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा 4 into 10, सरफेस है भाई, लाइन नहीं है, सरफेस है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा 4 into 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एक बात बता, हर चार्ज अपने से कुछ दूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो ये सरफेस चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। और इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज ने बनाया फील्ड, और फील्ड में रखा है दूसरा चार्ज। और तुम जानते हो यदि किसी फील्ड में कोई भी चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स जरूर लगेगा। तो सरफेस के बनाए फील्ड में क्यू चार्ज है, तो बताओ यदि क्यू चार्ज ई फील्ड में है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा क्यू ई। क्यू जिस चार्ज को रखा, ई जिस फील्ड में रखा, तो किस चार्ज को रखा? 2 into 10⁻⁻6 कूलम। और किस फील्ड में रखा? मेरे पास सरफेस का बनाया हुआ फील्ड है। सरफेस का बनाया फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद होगा गॉस थ्योरम की शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में आ गया। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे चार्ज माइनस क्यों नहीं रखा? मैं 1000 बार बता चुका, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस नहीं रखते। तो फिर प्लस माइनस किस काम आएगा? डायरेक्शन बताने के। तुम बताओ, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज रखा हो, तो निगेटिव चार्ज इज पुल्ड अगेंस्ट द फील्ड,
तो फोर्स इधर लगेगा। नेगेटिव चार्ज का बस ये बेनिफिट है फोर्स की डायरेक्शन, यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता तो ये इधर भागता, और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा तो इधर भागेगा, बस और कोई नहीं। प्लस और माइनस फॉर्मूले में नहीं रखना। अच्छा, क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब यदि आपको सिग्मा दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट आपको नोन है, तो फोर्स निकल जाएगा, अब तो कुछ भी बात नहीं रह गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, और कल का टेस्ट बहुत बढ़िया तैयार करना बेटा, जुलाई में झंडे गाड़ने हैं स्कूलों में। मैं फालतू में इतनी मेहनत नहीं करवा रहा बेटा, कर लो, बिल्कुल फायदा उठा लो। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द लाइन चार्ज having line charge density 2 into 10⁻³ है शायद, या 8 है, वो आप देख लेना, मैं 3 लिख दे रहा हूँ कूलम पर मीटर। यदि 8 हो तो 8 कर लेना। सर 8 ही है। 8 है तो 2 into 10⁻8 कूलम पर मीटर। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। बस और कुछ नहीं दिया, लैम्डा दिया है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन assuming that it is independent of the radius। वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, एज्यूम कर लो। चल भाई अभी बता रहा हूं, पहले मुझे सिर्फ एक बात बता, लाइन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, और घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। याद करो पिछले साल सैटेलाइट के सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही तो करे थे, F(g)(FC), ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता था, अट्रैक्ट करता था, और सेंट्रीफ्यूगल बाहर फेंकता था, बैलेंस हो जाते थे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसे अंदर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर, दोनों बराबर हैं, तभी तो ये ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, यही घूमता रहेगा। तो यदि इसे यही घुमाना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² गुना, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा किया? लाइन चार्ज ने, और यदि लाइन चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला λ/2πr∈0। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स QE, E का फॉर्मूला लगा दिया, R से R कट गया। अब मुझे वेलोसिटी थोड़ी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ से यहां मल्टीप्लाई कर दे, हाफ से यहां मल्टीप्लाई कर दे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हाफ mv² मींस काइनेटिक एनर्जी बन गई, और राइट हैंड साइड में 2 to the 4 4πε0, जहां भी ये मिल जाए एक साथ रख दिया करो, 4πε0 q लैम्डा। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया काइनेटिक एनर्जी का। Q जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा जाएगा, लैम्डा जो क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और लैम्डा 1/4πε0 की वैल्यू रखी जाएगी, और सॉल्व करके आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, यदि पढ़ने के बाद भी दिक्कत आ जाए तो वीडियो मेरे से खुलवा लिया करो। तुम्हें मालूम है मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण सब ब्लॉक कर रखी है, जिससे मेरे स्टूडेंट के अलावा कोई ना पढ़ सके। आप लोगों को जो मैं लिंक देता हूं ना, तो वो सिर्फ आपको विजिबल होते हैं, बाकी किसी को नहीं। मैं थोड़ी देर में उसे बंद कर देता हूं, तो आप खुलवा लिया करो, है तो मेरे कंट्रोल में, जो भी वीडियो जितनी बार देखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लार्ज प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी। एक प्लेन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी है 5 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, लाइज इन XY प्लेन। शीट XY प्लेन में रखी हुई है,
फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस। देख बेटा, ये एक्स वाई प्लेन ऐसे मान लो, इसे एक्स वाई मान लो, क्योंकि 3D फिगर बोर्ड पे नहीं बनेगी, तो मैं ये मान रहा हूं ये एक्स वाई प्लेन है, और यदि ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड एक्सिस है। तो वो कह रहे हैं कि इस ये शीट है जो एक्स वाई प्लेन में है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1। एक सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस है 0.1 मीटर, उसमें से फ्लक्स बताओ। भाई पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी और इस सरफेस में से जाएंगी, तो सरफेस में फ्लक्स पैदा होगा। तो वो कह रहे हैं कि बताओ फ्लक्स इफ नॉर्मल टू द सर्कुलर कॉइल मेक 60 डिग्री। ये नॉर्मल टू द सर्कुलर कॉइल मेक 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा दे रखा है। पहले क्वेश्चन की इमेजिनेशन करो, स्क्वायर प्लेट एक्स वाई प्लेन में, ये जेड एक्सिस, यहां एक सर्किल रखा है, लेकिन सर्किल ऐसे रखा है कि उसका नॉर्मल जेड एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जब सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, शीट एक्स वाई प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग है, और सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब फ्लक्स बताओ मेरे बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है EA cos थीटा। तुम्हें मालूम है शीट का फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा केयरफुल रहो, बहुत आसान है। शीट का फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि सरफेस में से गया। सरफेस में से जाने वाला फील्ड आपने पढ़ रखा है कि इस शीट का फील्ड पास में और दूर में सेम ही रहता है। अब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा, थीटा 60 डिग्री, क्योंकि थीटा किस किस का एंगल था, नॉर्मल टू द कॉइल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये रहा नॉर्मल टू, ये रहा नॉर्मल टू द कॉइल, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा तो यही वाला रखना था हमें, 60 डिग्री। अब सिग्मा की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है, तो सिग्मा इज गिवन, आर इज गिवन। ध्यान से देखो, बाकी सब नोन है। cos 60 नोन है, पाई की वैल्यू नोन है, 2 की वैल्यू नोन है, एप्सिलॉन नॉट भी नोन है, सब नोन है। तो कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। अब मैं दो एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में से करा रहा हूं। पहले तो अब आप टेस्ट की तैयारी करोगे तो भी सॉल्व तैयार करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि बिल्कुल शीट का डिट्टो क्वेश्चन दूं। मैं सॉल्व में से भी दे सकता हूं, अनसॉल्व में से भी दे सकता हूं। कोई डाउट ज्यादा आना नहीं चाहिए। मैं खुद ही जान करके टिपिकल टिपिकल सब करा रहा हूं। फिर भी आ गया डाउट तो मुझे लिख के भेज देना, मैं उसका हिंट तुम्हें समझा दूंगा, चाहे फोन पे और चाहे मैं समझा दूंगा ऑडियो सिग्नल भेज के, कैसे भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो कल ये शीट पूरी तैयार चाहिए, बस कंसेप्चुअल नहीं दूंगा इसके अभी, क्योंकि मेरे लाल मैं संडे को नई शीट शुरू कर दूंगा। संडे को तुम्हें मिल जाएगी घर पे पढ़ने के लिए अगली शीट, मंडे को तो फिर उससे आगे का होगा। और जो मैं आपको वीडियो भेजता हूं उसे पढ़ाई का हिस्सा मान करके पूरा पढ़ा करिए, ये मूवी नहीं है। और पूरा पढ़ के बेटा मुझे नोट्स बना के भेजा करिए, जिससे ये साबित हो जाए कि आप लोगों ने पढ़ाई करी। फायदा आपका ही है, ये ध्यान रखना। मेरा तो काम बढ़ता है, आप मुझे भेजते हो, मुझे उसे देखना पड़ता है, फिर मेरा काम बढ़ा रहा हूं। नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम भेजो या ना भेजो, मुझे सोच के देख मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मत भेजो। कोई बच्चा कहे सर को बेवकूफ बना दिया, मैंने तो पढ़ाई नहीं। बेटा बोर्ड एग्जाम आएगा, बेवकूफ फिर आप ही बन जाओगे। तो सीरियसली जो भी वीडियो का लिंक भेजो, सीरियसली तैयार करो। सॉल्व में पहले न्यूमेरिकल पर आइए। सारे सीक्वेंस में नहीं करा रहा, जो टिपिकल है वही बता रहा हूं। देख बेटा, चल एक काम करता हूं, सॉल्व में से नहीं दे रहा। सॉल्व के डाउट पहले पूछ लो, बेकार फिर एक भी दे दिया तो बहाना मिल जाएगा सर नंबर इसलिए कम आए। सॉल्व में से और कंसेप्चुअल में से, इस शीट में से नहीं आएंगे, बाकी पीछे का पढ़ाया सब आएगा। मेरे बेटा क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3, एक कैटेगरी निपटा दे। थर्ड में कह रहे हैं
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये कह रहे हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा एक्स। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स, ई वाई इज इक्वल टू 0, ई जेड इज इक्वल टू 0। जहां अल्फा की वैल्यू है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है, अल्फा की वैल्यू है 500। यहां पर एक क्यूब रखा है, यहां पर एक क्यूब रखा है जो ओरिजिन से पहला सरफेस, बोलो बेटा कुछ पूछ रहे हो? ओरिजिन से पहला सरफेस 0.1 मीटर अवे है, क्यूब की साइड भी 0.1 मीटर है। अब दिमाग खोल करके सुनने के लिए तैयार हो। तो मुझसे कह रहे हैं कि बताओ क्यूब में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और बताना है कितना चार्ज क्यूब के अंदर है। इसके जैसे कई न्यूमेरिकल है, मैं पहले वाले पे सबसे ज्यादा समय लगा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग अल्फा एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग 0, वाई के अलोंग कोई फील्ड नहीं। गौर से सुनो, लगने तो 10 मिनट फालतू। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग 0, अल्फा की वैल्यू 500। बताना क्या है, क्यूब में से जाने वाला टोटल फ्लक्स, और क्या बताना है, क्यूब के अंदर रखा चार्ज। एक बात बता, वाई के अलोंग कोई फील्ड नहीं है, कोई नहीं, मिटा इसे फालतू के डाटा को। जेड के अलोंग कोई फील्ड नहीं है, सारा फील्ड एक्स के अलोंग है। ये फील्ड एक्स के अलोंग है, यहाँ फील्ड एक्स के अलोंग है। कितना? अल्फा एक्स। अल्फा एक्स का मतलब जब एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा तो फील्ड बदलेगा। यदि एक्स कोऑर्डिनेट है 0 तो वहां फील्ड है 0, एक्स कोऑर्डिनेट है 1 तो वहां फील्ड है अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 तो फील्ड है 2 अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 तो फील्ड है 3 अल्फा। मैं पूछता हूं, इस सरफेस पर 2 कॉलम बना दिए, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो ये ओरिजिन से 0.1 मीटर अवे है, यानी कि बेटा एक्स कोऑर्डिनेट है 0.1, और यदि एक्स कोऑर्डिनेट है 0.1 और अल्फा है 500, सुनते रहो, एक्स कोऑर्डिनेट है 0.1 और अल्फा है 500, तो मल्टीप्लाई करके 50 न्यूटन पर कूलम आ गया। इस सरफेस का एरिया क्या है? तो जवाब है, इस सरफेस का एरिया है हमारा 0.1 लेंथ, 0.1 ब्रेथ, तो 0.01 मीटर स्क्वायर। यहां थीटा क्या है? पहले बता, थीटा किस किस का एंगल होता है? नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है और सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड लेना है, तो सिर्फ मैं इसी सरफेस जिसे शेड करा है वो दिखा रहा हूं। सरफेस का नॉर्मल लेफ्ट जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, और सरफेस का नॉर्मल नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो थीटा 180 डिग्री। तो यहां फ्लक्स कितना हो गया? तो फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। ई है 50, एरिया है 0.01, तो प्रोडक्ट हो गया 0.5, 50 इंटू 0.01, 0.5 इंटू कॉस 180, कॉस 180 होता है -1। तो ये है यहाँ पर फ्लक्स। यूनिट आप लिख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कई बच्चे कहते हैं निगेटिव फ्लक्स क्यों आया? चल अभी बताऊंगा निगेटिव फ्लक्स क्यों आया, पहले ये देख। अब इस वाले सरफेस को देखो, सिर्फ यहां वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो जवाब है एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से 0.1 मीटर ये था, 0.1 मीटर इसकी साइड थी, तो 0.2 मीटर अवे हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट है इस सरफेस का 0.2, एक्स कोऑर्डिनेट है 0.2, अल्फा है 500, 0.2 इंटू 500 कितना आ गया? 100 आ गया ना न्यूटन पर कूलम। 0.2 इंटू 500, 100 न्यूटन पर कूलम। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल लेफ्ट वाले के बराबर। अब थीटा कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल। भाई यदि यहां नॉर्मल लोगे तो इसे लेना, यहां नॉर्मल लोगे इसे लेना, यहां नॉर्मल लोगे इसे लेना, यहां नॉर्मल लोगे इसे लेना, आउटवर्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल पैरेलल है, तो थीटा 0। तो फ्लक्स कितना हो गया? तो फ्लक्स हो गया ई ए कॉस थीटा। तो ई है 100, एरिया है 0.01, तो ई इंटू ए हो गया 1, और कॉस 0 होता है +1, तो +1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहां मैं समझा दूं कि ये इस वाले सरफेस में फ्लक्स निगेटिव क्यों आया और इस वाले सरफेस में फ्लक्स पॉजिटिव क्यों आया। मेरे बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो यहां से आने वाली लाइन सरफेस के अंदर घुसेंगी, और मैंने कहा था अंदर आता हुआ फ्लक्स निगेटिव ही आना था, और यहां इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलेंगी, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स आना ही था। जो लाइन एंटर कर रही है तो निगेटिव फ्लक्स, और एग्जिट कर रही है तो पॉजिटिव फ्लक्स। कई बच्चे कहते हैं सर ऊपर नीचे आगे पीछे के फ्लक्स क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि सब में थीटा 90 है। जरा इस वाले सरफेस को देख, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का नॉर्मल 90 डिग्री, और यदि थीटा 90 तो ई ए कॉस 90 0। अब नीचे वाले सरफेस को देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां, सरफेस का नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, तो थीटा 90। मतलब क्या हुआ? अब इमेजिन करो कि यहां क्यूब रखा है, अपर सरफेस दोनों साइड, लोअर सरफेस, फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो ऊपर के सरफेस का नॉर्मल परपेंडिकुलर, फ्रंट सरफेस का नॉर्मल फील्ड के परपेंडिकुलर, बॉटम का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, बैक सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये चारों तो फ्लक्स 0 है। सिर्फ लेफ्ट वाले का फ्लक्स निगेटिव है क्योंकि वहां से फ्लक्स एंटर हुआ, और राइट वाले का फ्लक्स पॉजिटिव है क्योंकि वहां से एग्जिट हुआ। दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कम था तो कम फील्ड था, कम फील्ड था तो कम लाइनें घुसी, तो निगेटिव फ्लक्स कम था। और एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो ज्यादा लाइनें बाहर निकली, तो बाहर निकलने वाली लाइनें ज्यादा है तो पॉजिटिव फ्लक्स ज्यादा है। अब निकालो टोटल फ्लक्स। तो लेफ्ट वाले सरफेस का फ्लक्स -0.5, राइट वाले सरफेस का फ्लक्स +1। यूनिट लिखते रहना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बाकी सारे सरफेसेस का फ्लक्स 0, तो टोटल फ्लक्स हो गया +0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। खत्म कहानी। पहला पार्ट का आंसर आ गया। उन्होंने कहा था टोटल फ्लक्स। अब उन्होंने कहा इसके अंदर कितना चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0। इसमें ε0 की वैल्यू रख देना 8.85 × 10⁻12, क्यू निकल जाएगा। अच्छा, यदि कोई आपसे कहे कि लॉजिकली प्रूव करो कि अंदर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक बात बता, यदि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर आनी थी उतनी ही बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन बाहर निकली ज्यादा। यानी अंदर कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक लाइंस को पैदा कर रही है, और इलेक्ट्रिक लाइंस जो है चार्ज से ही क्रिएट होती हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रही है, और इसलिए बाहर ज्यादा निकल गई। मतलब इस तरह से सुनना, पहले भी मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, यदि कमरे के अंदर कोई सिक्के फेंक रहा है 10 और किसी ने बाहर फेंके खिड़की में से 20, तो अंदर कोई बैठा हुआ तो है जो बढ़ा करके फेंक रहा है, तो अंदर चार्ज लॉजिकली भी है, होना चाहिए। यदि अंदर चार्ज नहीं होता तो जितना फ्लक्स आता उतना ही निकल जाता। यदि जितना आया उससे ज्यादा निकल गया तो कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसने फ्लक्स को बाहर फेंका। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यदि आयता ज्यादा फ्लक्स और निकलता कम तो कोई निगेटिव चार्ज है, क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। और मैं तो हर रोज कहता हूं कि यार लाइव जैसी क्लास यार ऑफलाइन में नहीं हो सकती। अब तो मुझे उल्टा लगने लगा। एक तो सारे आप रिलैक्स बैठे, सारा मैं रिलैक्स बैठा, किसी को कोई टेंशन नहीं, पूछने में हेजिटेशन नहीं, क्रॉस भरी हुई है, कौन क्या सोचेगा, कुछ नहीं। बटन दबाया, ध्यान से बोला। अब भाड़ में जाए कोरोना, हमें नहीं रोना, आराम से पढ़ो। अब देख इसी के जैसा एक और करवा दूं, और इनके अलावा जो डाउट्स आए मुझे भेज देना।
देख सॉल्व में जो मैंने करवा दिया उस टाइप के दे सकता हूं, कभी कहोगे दे नहीं थे। अच्छा, 9th क्वेश्चन सॉल्व में 9th एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा है, बस वहां एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये साइड है 1 मीटर, ये साइड है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सीधे दे रखा है कि इसका एरिया है 25, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहां भी और यहां भी। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 50x आई कैप। बस वही चीजें पूछ रहे हैं कि यहाँ फ्लक्स बताओ, टोटल फ्लक्स सिलेंडर में, और चार्ज बताओ। एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड 50x आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है कि x की तरफ, यदि माइनस आई कैप होता तो लेफ्ट की तरफ, प्लस आई कैप है तो राइट की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसकी तरह से राइट की तरफ है। आई कैप हटा दो, आई कैप से डायरेक्शन मिल रही थी वो मिल गई, अब वेक्टर भी हटा दो, ये फॉर्मूला। अब फिर यदि मैं 2 कॉलम बनाऊं, ये रिवीजन मान के चलो, तो लेफ्ट वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 50x, और x कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, तो 50 रहेगा। लेफ्ट वाले का एरिया क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव x की तरफ और सरफेस का नॉर्मल है नेगेटिव x की तरफ, तो 180। मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा, ये फ्लक्स निकाल लेना लेफ्ट फेस पे, राइट फेस पर ई डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड है 50x और x कोऑर्डिनेट है 2, 1 मीटर ये 1 मीटर ये, तो ओरिजिन से 2 मीटर दूर है, 50 × 2 तो 100 हो गया। एरिया वही 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। थीटा आपकी बार 0 डिग्री, सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो ये फ्लक्स निकाल लेना, ये आएगा नेगेटिव फ्लक्स, क्योंकि लाइनें अपने आप नेगेटिव आएगा, सरफेस में से अंदर घुस रही हैं, और ये आएगा पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि लाइनें सरफेस में से बाहर निकल रही हैं। ऊपर वाले सरफेस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स मत लेना, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल इधर है, थीटा 90 है, तो वो फ्लक्स 0 आएगा, ये cos 90। जब ये नेगेटिव फ्लक्स आ जाए, ये पॉजिटिव फ्लक्स आ जाए, तो निकालना टोटल फ्लक्स, दिस प्लस 0, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, तो उसे रखना Q/ε0 के बराबर जैसे पहले किया था, और Q निकाल लेना। जिसने ये पूरा लॉजिक समझ लिया, तो ये 2 न्यूमेरिकल नहीं, इस तरह की पूरी कैटेगरी समझ ली। अब आपको ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो ढंग से समझने वाला इसे खुद कर सकता है। अब एक आज का और एग्जांपल, पहले मैं इसे रब करूं, इससे पहले मुझे बताओ फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स Q/ε0। Q क्या होता है, चार्ज या चार्ज एनक्लोज? तो जवाब है चार्ज एनक्लोज। किसी भी सरफेस के अंदर जो चार्ज है, किसी भी सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही लिया जाता है फ्लक्स निकालने में। वीडियो 3 में दिया हुआ था, 3C में। मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल में 14th वाला पूरा तो नहीं करा रहा, टाइम कम हो रह गया है, लेकिन उसमें एक चीज बता दूं, 14 का एक पार्ट समझ लो हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। ये कह रहे हैं एक स्फीयर के अंदर एक लाइन चार्ज रखा है, ठीक है बेटा। ये पहले फिगर बना दूं, L लेंथ है, ये X है। वो कह रहे हैं इसकी जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो है λ/kx, ठीक है। मुझसे कह रहे हैं बताओ इस वाले सरफेस में फ्लक्स कितना निकलेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स इसमें से निकलेगा जरूर, कितना निकलेगा भाई साहब? फ्लक्स तब पता लगेगा जब इसका चार्ज मिल जाए। तो मैं पहले लाइन का चार्ज निकालना सिखा दूं। L लेंथ की लाइन, यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर लैम्डा की वैल्यू है kx। सारा ट्विस्ट इसी में छुपा हुआ है। ये बता रहा है कि जब x बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा।
जिस समय x कम है तो लाइन चार्ज डेंसिटी कम है। जब x बढ़ गया तो लैम्डा यानी कि चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। जब x और बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई, यानी ये वेरिएबल चार्ज का केस है। शुरू में चार्ज डेंसिटी कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। और जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। और मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। तुम जिस दिन ये चीज समझ गए उस दिन कई बच्चों को यही नहीं पता चलता कब इंटीग्रेशन से करें सर। भैया तब कर जब यहां वेरिएबल हो। अब इसके बाद चल भाई लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स को तो यहां रख। मैंने यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया dx। ये बहुत ही छोटा है, मैंने तो बड़ा इसलिए दिखाया है जिससे तुम्हें दिखाई तो दे जाए कैमरे में। ये बाल से भी पतला एलिमेंट है। तो मुझे बताओ dx लेंथ का चार्ज क्या होगा। तुम जानते हो बेटा लैम्डा क्या है। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर का चार्ज। यदि 1 मीटर का चार्ज लैम्डा होता है तो l लेंथ का चार्ज होता है लैम्डा l। लेकिन ये तो तब होता है जब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो। तो मैं एल लेंथ का नहीं, यदि एल लेंथ का चार्ज निकालना होता तो ये फॉर्मूला लगाता। dx लेंथ का चार्ज निकालना है तो dq लूंगा। भाई ज्यादा लेंथ पे ज्यादा चार्ज, नेग्लिजिबल लेंथ पे नेग्लिजिबल चार्ज, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। लेकिन लैम्डा है kx। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो q इज इक्वल टू kx स्क्वायर बाई 2। k तो बाहर हो गया, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरा एलिमेंट पूरे वायर पर कहीं भी हो सकता है, यानी 0 से l लेंथ के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो 0 से l। तो चार्ज आ जाएगा kl स्क्वायर बाई 2। x को l रखना तो l स्क्वायर, x को 0 रखना तो 0 स्क्वायर, तो l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो यही आ गया। ये है चार्ज। अब मेरे लाल यदि इस लाइन का चार्ज निकल गया, मतलब इस लाइन का चार्ज निकल गया, और जो इस लाइन का चार्ज है वो स्फीयर के अंदर है, और यदि लाइन का चार्ज स्फीयर के अंदर है तो यही है चार्ज एनक्लोज। तो फ्लक्स पूछ रहे थे ना, फ्लक्स होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q मैं निकाले बैठा हुआ हूं, क्या निकाले हुए हूं, kl स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा kl स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा और पढ़ लो, 14वां क्वेश्चन पूरा ही हो जाए। यहां दरअसल उन्होंने एक नहीं दो स्फीयर दिए हैं कंसेंट्रिक, S1 और S2। यहां चार्ज है प्लस q और यहां वही वाला चार्ज है जिसे मैं अब दोबारा लिख नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं कि S1 से फ्लक्स और S2 से फ्लक्स। तुम्हारे को बताना है कि कहां गया इन द फिगर कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताओ, और इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताओ। पहले बताओ S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q किसे लोगे, जो S1 के अंदर का चार्ज है। S1 के अंदर कितना चार्ज है, प्लस q, बस यही है फ्लक्स। इसके बाहर वाला चार्ज लेना ही नहीं। तो आपको बेटा वही चार्ज रखना था जो S1 के अंदर है। अब आता है S2 में कितना फ्लक्स है, तो वही q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q कौन सा लें, S2 के अंदर का चार्ज। S2 के अंदर लाइन भी है जिसका चार्ज है kl स्क्वायर बाई 2, और प्लस ये q भी तो इसके अंदर है। कहते कहते सर ये तो S1 के अंदर है, S2 के थोड़ी। अब भाई मेरे S2 के अंदर मैं नहीं बता रहा, ये पता है, इतना भी पूछोगे तो ये हमारा आ जाएगा दूसरा आंसर। अब ये 14 पूरा हो गया। तो अब होमवर्क वगैरह सब बता दिया मैंने बेटा। आज फटाफट टेस्ट की तैयारी करो और कुछ नहीं। वीडियो कोई सी देखनी हो तो मांग लो। कल टेस्ट बढ़िया सा दे करके संडे को इंतजार करना, नए शीट की शुरुआत कर दूंगा और आप अपनी शीट के डाउट भेज देना। और जो वीडियो भेज दिया करूंगा पढ़ाई उससे आगे होगी, क्योंकि हमें सिलेबस की स्पीड भी मेंटेन करनी है। फिलहाल के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर।
ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके Thank you, ओके समझ में आ गया सबको बेटा? यस Sir. सर। ठीक बेटा, गुड।